हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग डोज अप। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। फार्मा की इस कड़ी में अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी। एंड देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी, है ना। फार्मेकोलॉजी की कितनी ब्रांच होती हैं? दो ब्रांचेज होती है। कौन कौन सी साहब? फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है साहब। अपन बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं साहब अपन? फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में। देखो, फार्मेकोकाइनेटिक्स जो वर्ड है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? फार्मा, या फिर अपन बोल सकते हैं क्या? फार्माकोन, है ना। और एक होता है अपन क्या? काइनेटिक्स। देखिए, अपन बात करते हैं किसके बारे में? फार्मेको काइनेटिक्स के बारे में। तो आपका जो फार्मेको काइनेटिक जो वर्ड है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है साहब? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? फार्मा एंड काइनेटिक्स। फार्मा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब अपन ने बात करी थी किसके बारे में? फार्मेकोलॉजी के बारे में। फार्मा यानी कि रिलेटेड टू फार्माकोन, और फार्माकोन का मतलब क्या होता है साहब? ड्रग, है ना। और आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? काइनेटिक्स। काइनेटिक का मतलब क्या होता है साहब? मूवमेंट। क्या होता है साहब? मूवमेंट। कहने का मतलब ये है मूवमेंट ऑफ ड्रग। किसका मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ ड्रग। अच्छा, ड्रग का मूवमेंट कौन करवाएगा साहब? बॉडी के द्वारा कराया जाएगा। तो सीधी सी बात है, फार्मेकोकाइनेटिक्स इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग और मेडिसिन बाय द बॉडी। यानी कि बॉडी के द्वारा ड्रग का जो मूवमेंट कराया जा रहा है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं साहब? फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है। और इससे भी बढ़िया और एक सिंपल लैंग्वेज की बात करें, सिंपल डेफिनेशन की अपन बात करें तो क्या कहलाता है? बॉडी रेस्पॉन्स टू द ड्रग। यानी कि बॉडी ड्रग के साथ में क्या रेस्पॉन्स कर रही है, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, बॉडी क्या कर रही है साहब? मूवमेंट कर रही है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं? बॉडी क्या करवा रही है? ड्रग का मूवमेंट करवा रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं साहब? फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है। और आपको किताब के अंदर जो आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी वो सभी किताब के अंदर यही डेफिनेशन देखने को मिलती है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। यानी कि आपकी जो बॉडी है वो ड्रग्स के साथ में क्या कर रही है, ये क्या कहलाता है आपका? फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है साहब। अब देखिए अपन बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स के जो स्टेप है वो कितने स्टेप होते हैं साहब? 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? ADME। कितने स्टेप होते हैं साहब? 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? ADME, है ना। तो अपन एक तरह से अपन इसको बोलना चाहे ना तो ADME को अपन क्या बोल सकते हैं साहब? आदमी। क्या बोल सकते हैं? आदमी। तो कहने का मतलब यही है, आदमी दवाई के लिए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है साहब? मूवमेंट कर रहा है। सीधी सी बात है। तो आदमी क्या कर रहा है? यानी कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना। बॉडी दवाई के लिए क्या कर रही है? क्या कहलाता है साहब? फार्मेकोकाइनेटिक्स। या फिर अपन इससे बोल सकते हैं क्या? मूवमेंट ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी, है ना। ड्रग का बॉडी के द्वारा मूवमेंट करवाना क्या कहलाता है साहब? फार्मेकोकाइनेटिक्स कहलाता है ना। फार्मेकोकाइनेटिक्स के कितने स्टेप होते हैं साहब? 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन। देखिए, ये आप चारों स्टेप बाय स्टेप याद कीजिएगा जिससे आपको कोई भी आगे परेशानी नहीं आए, क्योंकि एक स्पेशल सीक्वेंस में होते हैं, आपको इसी अकॉर्डिंग याद करना है। सिंपल सी ट्रिक है, आदमी, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है साहब। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन आपने GI सिस्टम के अंदर भी पढ़ा होगा, है ना। एनाटॉमी के अंदर आपने किसके अंदर भी पढ़ा होगा? ये आपने GI सिस्टम के अंदर भी पढ़ा होगा। आगे बात समझ में। अब देखिए, अपन बात करते हैं किसके बारे में? एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? देखिए, द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू रीच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब क्या है कि ड्रग की एक एबिलिटी होती है जिसके द्वारा ड्रग जहां से आपने एडमिनिस्टर करी है वहां से कहां पे पहुंच रही है साहब? सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रही है। और एब्जॉर्प्शन क्या होती है? आपकी एक फिजिकल प्रोसेस होती है साहब। कैसी प्रोसेस होती है? फिजिकल प्रोसेस। आगे बात समझ में। ये बात आप याद रखना कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है? एक फिजिकल प्रोसेस होती है ना। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि कौन से रूट के द्वारा फास्टेस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है। आगे बात समझ में। तो आपका सबसे फास्टेस्ट ड्रग एब्जॉर्बिंग रूट कौन सा है साहब? इंट्रावीनस, आईवी तुम जिसको बोलते हो। इसके अलावा आपका इनहेलेशन रूट और सबलिंगुअल रूट भी क्या होता है? फास्टेस्ट ड्रग एब्जॉर्बिंग रूट होता है। आगे बात समझ में। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में? फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। किसके बारे में बात करते हैं साहब? फैक्टर
अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर है साहब आपका? फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। देखिए फार्मास्यूटिकल फैक्टर का मतलब आप ये लगाइए, यानी कि रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन, या फिर अपन बोल सकते हैं फॉर्मेशन, यानी कि जब आपकी ड्रग बनाई जा रही है ना, उस टाइम पे वो सारे जो फैक्टर है ना, ये किसके अंदर आते हैं साहब? फार्माकोस्यूटिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। जैसा कि मैंने मेंशन भी कर रखा है नोट्स के अंदर, दीज इंक्लूड फॉर्मुलेशन, यानी कि दवाई आपकी किससे मिलकर बनी है, उसके अलावा डिसइंटीग्रेशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? दवाई का छोटे छोटे पार्ट के अंदर टूटना। सीधी सी बात है, आप टैबलेट खाओगे, टैबलेट खाने के बाद में आपकी स्टोमक के अंदर जाएगी, जीआई सिस्टम के अंदर जाएगी, वहां पे जाके क्या होगी? ये डिसइंटीग्रेट होगी, टूटेगी। टूटने के बाद में डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ड्रग का घुलना। घुलने के बाद में क्या होगी? ये एब्जॉर्ब होगी बॉडी के अंदर। आगे बात समझ में? एंड पार्टिकल साइज। आगे बात समझ में? तो फार्माकोस्यूटिकल फैक्टर्स के अंदर आपके 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से? फॉर्मुलेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन एंड पार्टिकल साइज। ठीक है, अगला फैक्टर तुम्हारा कौन सा है? मीडियम। कौन सा फैक्टर है साहब? मीडियम। मीडियम का मतलब समझ गए ना, जैसे आपका एसिडिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है, तो सीधी सी बात है मीडियम के अंदर अपन बात करें, आपकी जो एसिडिक ड्रग्स होती है ना, वो आपके कौन से मीडियम के अंदर बेटर एब्जॉर्ब होंगी साहब? एसिड मीडियम के अंदर। एग्जांपल आप याद रख लीजिए, NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। आगे बात समझ में? NSAID के एग्जांपल है सारे मैंने यहाँ पे जो मेंशन कर रखे हैं, PCM यानी कि पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन एंड एंडोमेथासिन। ठीक है, आपकी जो बेसिक कैटेगरी की जो दवाइयां हैं, जो बेसिक नेचर की जो दवाइयां हैं, वो आपके कौन से मीडियम के अंदर बेटर एब्जॉर्ब होंगी साहब? एल्कलाइन मीडियम के अंदर। कौन से मीडियम के अंदर साहब? एल्कलाइन मीडियम के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने एनाटॉमी के अंदर एक लाइन पढ़ी होगी क्या, कि ऑल द बॉडी मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि बॉडी की जितनी भी मेम्ब्रेन है ना, क्योंकि बॉडी किससे मिलकर बनी है? बेसिक यूनिट क्या होती है बॉडी की? सेल। एंड सेल अपन बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी। सही बात है ना साहब? और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, बॉडी के अंदर भी आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये है, और मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है आपकी? फॉस्फोलिपिड, यानी कि लिपिड से मिलकर बनी है। अरे यस और नो? बोले साहब बिल्कुल यस सर, है ना। तो कहने का मतलब ये है, आपकी जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है वो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स की तुलना में बेटर एब्जॉर्ब होंगी। आगे बात समझ में? अगला फैक्टर है आपका कौन सा? ब्लड सप्लाई टू द एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। आगे बात समझ में? कहने का मतलब ये, कोई ऑर्गन जहां पे ब्लड सप्लाई क्या है साहब? ज्यादा है, वहां पे ब्लड का ड्रग का एब्जॉर्प्शन में क्या होएगा साहब? ज्यादा होएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे, मेंशन कर रखा है, ब्लड सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, इनहेलेशन रूट बताया था ना, फास्टेस्ट ड्रग एब्जॉर्बिंग रूट होता है। क्यों होता है साहब? क्योंकि आपके लंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई साहब क्या होती है? बोले साहब ज्यादा होती है। आगे बात समझ में? ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, दूसरा उसका सरफेस एरिया भी सब क्या होता है? ज्यादा होता है। इसी वजह से मैंने आपको मेंशन किया था कि इनहेलेशन जो रूट होता है ना, वो आपका क्या होता है? फास्टेस्ट ड्रग एब्जॉर्बिंग रूट होता है साहब। कौन सा? फास्टेस्ट ड्रग एब्जॉर्बिंग रूट। तो आपको सीधा सा याद रखना है क्या, यदि किसी ऑर्गन के लिए ब्लड सप्लाई ज्यादा हो रही है, मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन की रेट भी क्या होगी? वहां पे ज्यादा होगी। आगे बात समझ में? अगला फैक्टर के अपन बात करते हैं किसके बारे में? कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। किसके बारे में बात करते हैं साहब? कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का फॉर्मूला क्या बोलता है साहब? आपका क्या फैक्टर बोलता है ये, कि एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग के। आगे बात समझ में? यानी कि किसी ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन में क्या होएगा? ज्यादा होएगा। ठीक है, अगला फैक्टर आता है आपका कौन सा? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा आता है साहब? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। या आपको मैंने पहले भी बता दिया था एक बार, रूट यानी कि आप किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो। जैसे आप आईवी रूट से कर रहे हो तो वहां पे फास्टेस्ट होगा ही साहब। अब यदि आप ओरल रूट से कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा स्लो एब्जॉर्प्शन होता है। आगे बात समझ में? अगला फैक्टर है आपका कौन सा? गट मोटिलिटी। कौन सा फैक्टर है आपका? गट मोटिलिटी। गट मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? गट का मतलब क्या होता है साहब? इंटेस्टाइन। गट का मतलब क्या होता है? इंटेस्टाइन। आगे बात समझ में? अब देखो सीधी सी बात है, मोटिलिटी का मतलब क्या होता है साहब? मोटिलिटी का मतलब भी क्या होता है? मूवमेंट। क्या मतलब होता है? मूवमेंट, यानी कि इंटेस्टाइन के मूवमेंट, जिनको आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हो। अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके जीआई सिस्टम के अंदर, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर
यदि मूवमेंट क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, मूवमेंट यदि क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कहने का मतलब अगर मूवमेंट आपके ज्यादा हो रहे हैं तो आपका एब्जॉर्प्शन क्या होएगा, कम होएगा, सीधी सी बात है ना। तो आपको ये याद रखना है कि गट मोटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, गट मोटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गट मोटिलिटी, है ना। जैसे डायरिया के अंदर आप देख लीजिएगा, है ना, जब आपको डायरिया हो जाता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, डायरिया के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, इसलिए आपको क्या होने लग जाती है, वीकनेस होने लग जाती है, आपको वीकनेस फील होने लग जाती है। तो यदि किसी पर्सन के अंदर गट मोटिलिटी ज्यादा है तो वहां पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा साहब, ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी साहब क्या होएगा, ज्यादा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होएगा, कम होएगा। आगे बात समझ में। इसके अलावा ये तो आपके हो गए साहब 6 फैक्टर, कौन कौन से। सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था साहब, बताइए। सबसे पहला मैंने आपको बताया था फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स के अंदर आपके क्या क्या आएगा, फॉर्मुलेशन, डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन रेट एंड पार्टिकल साइज, ठीक है। उसके बाद मीडियम, मीडियम के अंदर मैंने आपको बताया था एसिडिक नेचर की दवाइयां एसिड मीडियम के अंदर बेटर एब्जॉर्ब होंगी, है ना। और आपके एल्कलाइन नेचर की जो दवाइयां है वो बेसिक मीडियम के अंदर बेस्ट एब्जॉर्ब होंगी। आगे बात समझ में, ठीक है साहब। अगला फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था, ब्लड सप्लाई टू द एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, ठीक है। यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं ब्लड सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। यदि किसी ऑर्गन के लिए ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो वहां पे एब्जॉर्प्शन की रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, इसके बारे में आप बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। यदि किसी ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन रेट भी क्या होगी, ज्यादा। एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था, है ना। रूट के अंदर जैसे आपका आईवी रूट हो गया, इनहेलेशन रूट हो गया, है ना, और आपका सबलिंगुअल रूट हो गया, वहां पे आपका क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो आपकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं दो कॉमन टर्मिनोलॉजी जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी, तो इसका एब्जॉर्प्शन के अंदर भी डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्टली क्या होता है, रोल होता है। वो आपकी दो टर्मिनोलॉजी है, कौन कौन सी, एक तो है आपकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कौन सी है साहब, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और दूसरा है आपकी बायो अवेलेबिलिटी, है ना। कितनी टर्मिनोलॉजी आपकी, दो, कौन कौन सी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड दूसरी आपकी बायो अवेलेबिलिटी। अब देखिए समझते हैं अपन किसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। याद रखना जहां पे भी वर्ड आ जाए ना मेटाबॉलिज्म, वैसे आपने जीआई सिस्टम के अंदर भी पढ़ लिया होगा, जीआई सिस्टम का भी एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है क्या, मेटाबॉलिज्म, है ना। तो अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी ड्रग की केमिकल चेंजेज होना या फिर केमिकल अल्ट्रेशन होना, क्या कहलाता है साहब, क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म, है ना। बॉडी की केमिकल कंपोजिशन में चेंजेज हो जाना क्या कहलाता है साहब, मेटाबॉलिज्म। और इसका नाम अपन ने क्या रखा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट का मतलब पहले ही, फर्स्ट का मतलब पहले ही, यानी कि आपकी जो ड्रग है वो कहां पे पहुंच रही है, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रही है। कहां पे पहुंच रही है साहब, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रही है, बट फर्स्ट पास यानी कि उसमें पहुंचने से पहले ही उसका क्या हो गया साहब, मेटाबॉलिज्म हो गया। क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म। और मैंने मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या बताया था, केमिकल अल्ट्रेशन। क्या बताया था मैंने, केमिकल अल्ट्रेशन। तो कहने का मतलब ये है आपकी जो दवाई कहां पे पहुंची, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही उसकी कंपोजिशन के अंदर क्या हो गया साहब, चेंजेज हो गया। यानी कि आपने जो ओरिजिनल जो जिस फॉर्म में आपने दवाई एडमिनिस्टर करी थी उसके अंदर क्या हो गया, कुछ फ्रैक्शन के अंदर ड्रग की कंपोजिशन के अंदर क्या हो गया, चेंजेज हो गया। तो आपने जितनी ड्रग एडमिनिस्टर करी थी उतनी ड्रग कहां पे नहीं पहुंच पाएगी साहब, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं पहुंच पाएगी, है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं साहब, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। आगे अपन करते हैं बायो अवेलेबिलिटी के अंदर। जब आप ये दोनों चीजें एक साथ लिंक करके पढ़ोगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है और बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है ना। तो अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। देखो आपने पढ़ा होगा, साइंस के स्टूडेंट रहे आप सभी, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली सीधी सी बात है 12th के अंदर आपके पास कौन सा सब्जेक्ट रहा होगा, बायोलॉजी, है ना। कल में मैंने आपको बताया था लॉजी या फिर लोकस का मतलब क्या होता है, स्टडी करना, है ना। लॉजी का मतलब क्या होता है साहब, स्टडी करना है। और बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और देखिए तो बायो का मतलब आप ये लगा लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ब्लड लगा लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है साहब, उपलब्धता। क्या मतलब होता है, उपलब्धता। तो कहने का मतलब ये है बायो यानी कि ब्लड, अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता, कितनी पहुंच रही है ब्लड के अंदर। क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में अपन किसके बारे में स्टडी करते हैं साहब, ड्रग के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं साहब, ड्रग के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो सीधी सी बात है, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होगा, द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। अब आगे बात समझ में, यानी कि ब्लड की कितनी कंसंट्रेशन या फिर ब्लड का कितना अमाउंट कहां पे पहुंच रहा है, आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा, बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा साहब, बायो अवेलेबिलिटी। और मैंने क्या बोला, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने से ही पहले। क्या मतलब समझे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने से ही पहले। आगे बात समझ में, ड्रग की कंपोजिशन में क्या हो गया है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है साहब, केमिकल अल्ट्रेशन, केमिकल चेंजेस, इसी को अपन क्या बोलते हैं साहब, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आगे बात समझ में, तो कहने का मतलब ये है, आपने मान लीजिए पैरासीटामोल की 500 mg की ड्रग पेशेंट को दे दी। यानी कि पेशेंट ने क्या किया, 500 mg की टेबलेट ली। कितने mg की टेबलेट ली साहब, 500 mg की टेबलेट ली। 500 mg की टेबलेट ली पेशेंट ने, ठीक है। अब 500 mg की टेबलेट लेने के बाद में ये ड्रग आपकी कहां पे जाएगी, जीआई सिस्टम के अंदर जाएगी। जीआई सिस्टम के अंदर आपका क्या है, लीवर भाई साहब बैठे हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइन के अंदर आपके गट फ्लोराज बैठे हैं। इन्होंने क्या कर दिया, उसका मेटाबॉलिज्म कर दिया साहब। क्या कर दिया, मेटाबॉलिज्म कर दिया ड्रग का, ठीक है। अब यहां से मेटाबॉलिज्म होने के बाद में, यानी आप ये लगाइए कि 500 में से 100 mg का क्या कर दिया, मेटाबॉलिज्म, यानी कि ड्रग की कंपोजिशन के अंदर ही क्या कर दिया, चेंजेज हो गया, है ना। अब यहां पे आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल वेन, है ना। तो पोर्टल वेन से आपकी जो ड्रग है फाइनली कहां पे पहुंच जाएगी साहब, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाएगी। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से कहां पे पहुंच जाएगी साहब, हार्ट के अंदर पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब ये, आपने दवाई पेशेंट को कितने mg दी, 500 mg। चेंजेस कितने mg के अंदर हुआ साहब, 100 mg के अंदर। तो आपने आपकी जो 100 mg जो चेंजेस हुआ है ड्रग के अंदर, इसको तो अपन क्या बोल देंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोल देंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और 500 mg में से 100 mg का क्या हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो पेशेंट के ब्लड के अंदर कितने mg पहुंचा साहब, बोले तो 400 mg। कितना पहुंचा, 400 mg, है ना। और इसको अपन क्या बोल देंगे, बायो अवेलेबिलिटी। 400 mg को अपन क्या बोल देंगे, बायो अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब अपन ने जितनी दवाई दी थी उतनी दवाई पेशेंट के ब्लड के अंदर, पर्सन के ब्लड के अंदर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उसका क्या हो गया था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया था। आगे बात समझ में, आई होप आपको सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नहीं आए होंगे तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर देना, आपको दोबारा से एक शॉर्ट वीडियो बना दी जाएगी इसके ऊपर, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड बायो अवेलेबिलिटी के अंदर, अवेलेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, 2 पॉइंट याद रखिएगा। द आईवी रूट हैज 100% बायो अवेलेबिलिटी। आपका जो आईवी रूट होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी साहब कितनी होती है, 100% होती है। क्योंकि आईवी का मतलब आपने सीधा कहां पे एडमिनिस्टर किया है ड्रग को, ब्लड वेसल्स यानी कि वेन के अंदर किया है ना, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में कौन सी, वेन। तो आपने डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल दिया, इसलिए अपन इसको अपन क्या बोलते हैं, आईवी रूट की जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 100% होगी। आगे बात समझ में, आगे अपन बात करते हैं, द ओरल रूट हैज मिनिमल बायो अवेलेबिलिटी। देखो बायो अवेलेबिलिटी मेनली ड्रग स्पेसिफिक होती है, बट अपन जनरली बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन से रूट के द्वारा होता है साहब, बोले तो ओरल रूट के द्वारा होता है। तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना कि आपका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, कौन सा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बायो अवेलेबिलिटी के। कहने का मतलब यदि किसी दवाई का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी साहब क्या होगी, कम होगी। आगे बात समझ में, और यदि किसी का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं,
आगे अपन बात करते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, अपन ने कोई दवाई दी और उस दवाई का 100% क्या हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कितना हो गया साहब, 100% उसका क्या हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, है ना। तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी साहब, 0%। कितने परसेंट होगी, 0%, है ना। तो इसलिए जो भी दवाइयां हैं जिनका 100% या फिर नियर बाई 100% क्या हो जाता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उनको अपन किस रूट से नहीं देते, एंटेरल रूट या फिर ओरल रूट से नहीं देते हैं। ठीक है, एंटेरल रूट क्या होता है, यह आपने फर्स्ट ईयर के अंदर फंडामेंटल के अंदर पढ़ लिया होगा, किसके अंदर, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। किसके बारे में बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। तो आपके दो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एब्जॉर्प्शन एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो तो क्या होता है साहब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बायो अवेलेबिलिटी के, है ना। यानी कि जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा उसका बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बट आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बायो अवेलेबिलिटी के, है ना। यानी कि जिसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी साहब, ज्यादा होगी, है ना। अब आगे अपन बात करते हैं एग्जांपल। ये आप ट्रिक याद रख लीजिएगा, कौन सी, एलपीजी। कौन सी ट्रिक याद रख लीजिएगा, एलपीजी, है ना। यानी कि आपकी जो लिग्नोकेन, प्रोप्रेनोलोल और एंटीजी, आंटीजी नहीं एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, ये जो दवाइयां हैं इनका क्या होता है, क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है बाय द ओरल रूट। इसलिए अपन इसको किसी दूसरे रूट से प्रीफर करते हैं। जैसे आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा, कौन सा, नाइट्रोग्लिसरीन। कौन सा याद रख लीजिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। इसको अपन कैसे देते हैं, सबलिंगुअली। किसे देते हैं साहब, सबलिंगुअली। क्यों देते हैं, अगर आपसे कोई कारण पूछ ले तो आपको सीधा सा याद रखना है, टू बाईपास द लीवर। क्या याद रखना है साहब, टू बाईपास द लीवर। कहने का मतलब ये है, आप नाइट्रोग्लिसरीन कौन से रूट से दोगे, सबलिंगुअल रूट से, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका लीवर बाईपास हो जाएगा। और आपका जब लीवर बाईपास हो जाएगा ना, तो सीधी सी बात है, इसका क्या नहीं होएगा, लीवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म नहीं होएगा पहले, है ना। ठीक है साहब, आगे अपन बात करते हैं। देखो अपन बात कर रहे थे बेसिकली किसके बारे में, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में अपन बात कर रहे थे, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। और मैंने आपको बताया था, फार्मा मतलब ड्रग और काइनेटिक मतलब मूवमेंट। काइनेटिक मतलब मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी, है ना। बॉडी के द्वारा ड्रग का मूवमेंट क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है ना। या फिर अपन बोल सकते हैं बॉडी रेस्पॉन्स टू द ड्रग, यानी कि बॉडी ड्रग के साथ में क्या रेस्पॉन्स कर रही है, कैसे रेस्पॉन्स कर रही है, क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स, है। कितने स्टेप होते हैं साहब, 4 स्टेप। कौन कौन से, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो अपन ने सबसे पहले किसके बारे में बात कर ली डिटेल से, एब्जॉर्प्शन के बारे में। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा आप, एक तो होता है साहब एब्जॉर्प्शन और एक होती है आपकी बायो अवेलेबिलिटी। एक तो होता है आपका क्या, एब्जॉर्प्शन, और दूसरा होता है आपका बायो अवेलेबिलिटी, है। देखिए दोनों के अंदर मैंने क्या बोला है कि ब्लड के अंदर कितना ड्रग पहुंच रही है। अगर मैं बोल रहा हूं ब्लड के अंदर कितना अमाउंट पहुंच रहा है, मैं बोल रहा हूं हाउ मच अमाउंट, तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी साहब, बायो अवेलेबिलिटी। आगे बात समझ में, हाउ मच अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रीच्ड इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या कहलाएगा साहब, बायो अवेलेबिलिटी, है ना। और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग के पहुंचने की क्षमता। यानी कि एब्जॉर्प्शन क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ड्रग कहां पे पहुंच रही है साहब, आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रही है। और बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द ड्रग या हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग रीच्ड इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बायो अवेलेबिलिटी, है ना। अपन ने फिर इसके बाद अपन ने बात करी थी किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में। तो सबसे पहला आपका हो गया क्या, फार्माकोस्यूटिकल फैक्टर, जिसके अंदर अपन मैंने बता दिए फॉर्मुलेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन एंड पार्टिकल साइज। अगला है आपका मीडियम, मीडियम के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब
सॉरी, आपके एसिडिक ड्रग आर बेटर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब इन एल्कलाइन मीडियम। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, ब्लड सप्लाई। तो सीधी सी बात है, ब्लड सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन, यानी कि ब्लड सप्लाई अगर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन की रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगला है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ये भी क्या होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। एंड अगला है आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको बता दिया, आपका इंट्रावेनस रूट और आपका इनहेलेशन रूट एंड आपका क्या बोलते हैं सबलिंगुअल रूट, इसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, सब ज्यादा होती है। गट मोटिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आपकी ड्रग मोटिलिटी ज्यादा है, ड्रग गट मोटिलिटी ज्यादा है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, सब कम होगा। ठीक है साहब, तो अपन ने पहले स्टेप के बारे में बात कर लिए, कौन सा स्टेप है आपका, कौन सा स्टेप है आपका, इसको अपन बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं साहब, एब्जॉर्प्शन। आगे के स्टेप्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।